नमस्कार। समाधान हिंदी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने देखा है बहुत सारी परीक्षाओं में छात्र को सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वे ग्रामर का पोर्शन नहीं कर पाते हैं। ग्रामर का पोर्शन न होने के कारण मुझसे बहुत लोगों ने आग्रह किया कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जो ग्रामर को बहुत अच्छे ढंग से समझाए। तो उसी के प्रयास के सिलसिले में मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर एक वीडियो बनाया है, और यह वीडियो को इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बताया है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो को मैं पार्ट में करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको हो जाए। तो चलिए आपका समय और ज़्यादा बर्बाद न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझने से पहले सबसे पहले यह जान ले कि नरेशन क्या होता है। वास्तव में नरेशन एक प्रकार का कोटेशन होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जाता है। बताने वाले व्यक्ति को स्पीकर और सुनने वाले व्यक्ति को ऑडियंस कहते हैं। हिंदी में स्पीकर को वक्ता और ऑडियंस को श्रोता कहते हैं। तो किसी भी बात को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इसे हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यदि वक्ता या स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो वह प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। राम सेड टू मी, आई एम अ गुड बॉय। दे सेड वी कैन नॉट डू इट। अब उपरोक्त दोनों कथनों की चर्चा करते हैं। पहले कथन में राम स्पीकर है और मी ऑडियंस या श्रोता है। आई एम अ गुड बॉय एक कथन है जो कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। इस प्रकार के कथन को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आने वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर रहने वाला जो कथन है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक बात का ध्यान रखें, डबल इन्वर्टेड कामा के ठीक पहले ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच को कामा से विभाजित करते हैं। यह कामा आप लोग अवश्य लगाएं। इस कामा को लगाना अत्यंत आवश्यक है, यह बात ध्यान रखें। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट दे है किंतु ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है। यदि इस प्रकार का वाक्य है तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही रखना चाहिए। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए मेरा वीडियो जो कि मैंने प्रोनाउन पर बनाया है उसको देख लें। उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वी कैन नॉट डू इट रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह दोनों वाक्य डायरेक्ट नरेशन में क्यों है। इसका जवाब यह है कि इसमें वक्ता का कथन डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि हमने वक्ता के कथन में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो वक्ता ने कहा है उसी को मैंने प्रदर्शित कर दिया है। सरल वाक्यों में यह समझ लीजिए, यदि वाक्य में डबल इन्वर्टेड कामा आया है तो वह डायरेक्ट नरेशन में होता है। सेकंड, इनडायरेक्ट नरेशन। इसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ गुड बॉय। दे सेड दैट दे कुड नॉट डू इट। अब मैं इन दोनों वाक्यों की चर्चा करता हूं। इन दोनों वाक्यों का वही अर्थ निकलता है जो मैंने डायरेक्ट नरेशन वाले वाक्य के उदाहरण में दिया था। बस अंतर इतना है कि इसमें डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात इन कथनों को हम वक्ता की तरह न कहकर बल्कि अपने वाक्य के रूप में कह देते हैं। सरल वाक्य में यह समझ लीजिए, जिन कथनों में डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग ना हो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इन दोनों वाक्यों में एक बात का ध्यान रखा गया है कि दोनों रिपोर्टिंग वर्ब
के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रखा गया है, अर्थात ऐसे वाक्यों में वर्बों का संतुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। सरल वाक्य में समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में बदलेगा। अब टेंस क्या होता है, तो इतना समझ लीजिए कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टेंस पर अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो इस पर मैं एक पृथक वीडियो बना दूंगा, जिसे आप लोग बाद में देखेंगे। अब चलिए मुख्य टॉपिक पर आते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना पूछा जाता है, अथवा कभी कभी इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। चाहे जो पूछा जाए, यदि हमको इसको बनाने की विधि मालूम है तो हम किसी भी प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। परीक्षा में निम्न बिंदुओं पर आधारित इनडायरेक्ट नरेशन बनाना पूछा जाता है। फर्स्ट, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, indirect narration of exclamatory and optative sentence. Fifth, indirect narration of yes and no sentence. Sixth, indirect narration of dialogue and mixed sentence. 7, indirect narration of some other special sentence. उपरोक्त टॉपिक पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा तक केवल 6 बिंदुओं तक ही इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाते हैं, और जो 7वां बिंदु है वह केवल ज्ञान के लिए है, जिसका प्रयोग उच्च या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कॉमन विधियों का प्रयोग करते हैं, जो कि हर प्रकार के वाक्यों में आते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में हो उसी टेंस में परिवर्तन होगा। सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन आए तो उस परिस्थिति में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है सर्वमान्य सत्य, मतलब जिसको हम झुठला नहीं सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज पूरब से निकलता ही है, वो कभी पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से नहीं निकलेगा। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और हैबिचुअल एक्शन की मैंने बात की। हैबिचुअल एक्शन का अर्थ होता है आदत या स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्य। जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्तों का यह हैबिचुअल है, मतलब हैबिट है, उनका स्वभाव है कि वो भौंकते हैं। चिड़िया चहचहाती है तो ये चिड़ियों का आदत है या स्वभाव है कि वो चहचहाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है और हैबिचुअल एक्शन क्या है। अब इसके बाद मैं थर्ड नियम पर आता हूँ। से टू, सेज टू एंड सेड टू, इन सभी को हम क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे से टू है तो उसको टेल में, सेज टू है तो उसको टेल्स में, और सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। यह तीसरा नियम था। इसके बाद चौथा और महत्वपूर्ण नियम है सन रूल, SON रूल। तो सन रूल का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि इस नियम का ज्ञान नहीं है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाना असंभव होता है। इस नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें, जिसका मैंने एक पृथक वीडियो बनाया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सामान्यतः यह समझ लीजिए, सन रूल का अर्थ है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज रूल। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज रूल। इस नियम को जरा ध्यान से समझिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता, यानी नो चेंज। शायद आपको मेरी बात नहीं समझ में आई। चलिए मैं फिर समझाता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच पर आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन
डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसी पर्सन में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर आने वाले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर आने वाले ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार परिवर्तित होगा। यदि डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ समझ में आया, या यदि नहीं आया तो मैं इसे उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। मोहन आस्क्ड मी, हैव यू डन माई होमवर्क। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में यू और माई पर्सनल प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इस पर सन रूल अब अप्लाई करते हैं। इस नियम से हम समझ सकते हैं कि यू जो कि सेकंड पर्सन में है उसे ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलते हैं। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे सब्जेक्ट के पर्सन में बदलते हैं। दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट मोहन है और ऑब्जेक्ट मी है, जो क्रमशः थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अतः यू को फर्स्ट पर्सन बना लेते हैं और माई को थर्ड पर्सन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा यू चेंज्ड इनटू आई, मतलब यू को आई में बदल देते हैं। माई चेंज इनटू हिज और माई को हिज में बदल देते हैं। परिवर्तन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस को पजेसिव केस में ही परिवर्तित करते हैं। इंग्लिश का यह रूल होता है कि जिस केस में हो उसी केस में बदलते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन करते समय एक बात ध्यान रखें कि इंटरमीडिएट की ग्रामर में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें उस वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस को पजेसिव केस में बदलते हैं। केस को समझने के लिए मैंने प्रोनाउन पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें। संक्षेप में मैं केस पर्सनल प्रोनाउन को इस प्रकार समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं जो कि सब्जेक्टिव केस में होते हैं, क्योंकि यह किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होगा। इनका पजेसिव केस माई और आवर होगा। यदि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। यदि प्रोनाउन किसी संबंध को प्रदर्शित करते हो तो वह पजेसिव केस कहलाता है। जैसे आई लाइक यू, वी लव यू। इन दोनों वाक्य में आई और वी सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, अतः यह सब्जेक्टिव केस है। यू कैन डू माई वर्क, यू कैन डू आवर वर्क। इन दोनों वाक्य में माई और आवर का संबंध वर्क से है, अतः यह दोनों पजेसिव केस में है। यू लव मी, यू लव अस। इन दोनों वाक्य में मी और ऑब्जेक्ट, इन दोनों वाक्य में मी और मी ऑब्जेक्ट के रूप में है और इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अर्थात यू को भी समझ सकते हैं। यदि यू सब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू का पजेसिव केस यू का पजेसिव केस योर या योर्स होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे आता है। यह रूप सब्जेक्टिव केस कहलाता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट और देम होता है और इनका पजेसिव केस हिज, हर, हर्स, इट्स और देयर होता है। फिलहाल केस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। सन रूल को समझने के लिए मैं दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। दे टोल्ड यू, वी कैन नॉट हेल्प यू। इस वाक्य में वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में है। सन रूल के अनुसार इसका परिवर्तन सब्जेक्ट के केस में होता है। सब्जेक्ट दे है, अतः वी को दे में बदल देते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जिसका परिवर्तन सन रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट के केस में होता है। दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट यू है, अतः यू का परिवर्तन यू में ही होगा। अब एक और उदाहरण देता हूं। शी सेड टू मी, आई लव यू। सन रूल के अनुसार आई को शी में बदल देते हैं और यू को मी में। और एक उदाहरण ले। ही सेड टू मी,
राम इज अ गुड बॉय। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन नहीं है, लेकिन राम जो कि सब्जेक्ट के रूप में है एक नाउन है। एक बात ध्यान रखें, सभी नाउन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की तरह ही होते हैं। सन रूल के अनुसार थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः राम को राम ही लिखते हैं। मेरे दिए गए उदाहरणों से आपको सन रूल के बारे में एक आइडिया तो लग ही गया होगा, किंतु इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको बराबर अभ्यास करना होगा, क्योंकि ग्रामर तब तक समझ नहीं आता जब तक आप उस पर अभ्यास न करें। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना बताता हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन आप असर्टिव सेंटेंस, पहले यह जानना अति आवश्यक है कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं। हिंदी में असर्टिव सेंटेंस को मुखर वाक्य कहते हैं। मुखर वाक्य पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, अतः असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वाक्य। उदाहरण से समझते हैं। कैलाश लाइक यू, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। कैलाश डिडंट लाइक यू, नेगेटिव सेंटेंस। यू आर माई फ्रेंड, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट माई फ्रेंड, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को सम्मिलित रूप से असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इसके स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले डेट का प्रयोग करते हैं। द्वितीय चरण, सन रूल को अप्लाई करते हैं। तृतीय चरण, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आपको तो पता ही होगा, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इसका निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ब ही करता है। फिलहाल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बदलना है। दो टेंस नहीं बदलेगा, एक है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको नहीं बदलना है। बाकी जैसा कि मैंने बताया है उसी के अनुसार चेंज होगा। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में शैल विल ये सब आते हैं, तो उसमें हम बता देते क्या परिवर्तन करना है। शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट को कुछ परिस्थितियों में हैड टू में परिवर्तित किया जाता है। शुड, वुड, कुड, माइट और मस्ट को परिवर्तित नहीं करना है। चतुर्थ चरण, इस चरण में हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन की तालिका मैं नीचे दे रहा हूँ। तालिका को देखने से पहले यह जान ले कि प्रोनाउन में परिवर्तन करने की सीधी और सरल विधि यह है कि हम विपरीत प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगी। दिस को डैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, हिदर को दिदर में, टुडे को डैट डे में, टू नाइट को डेट नाइट में, एस्टरडे को द लास्ट डे अब्लिक द प्रीवियस डे में, एस्टरडे नाइट को द लास्ट नाइट द अब्लिक द प्रीवियस नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे अब्लिक द फॉलोइंग डे में, टुमारो नाइट को द नेक्स्ट नाइट अब्लिक द फॉलोइंग नाइट में, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज में, एगो को बिफोर में, कम को गो में, नाउ को देन में, 10 को सो में परिवर्तित करते हैं। यदि हम इन चारों चरणों का प्रयोग शुद्धतापूर्वक कर दें तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन पूरी तरह से शुद्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने की बारी आती है। तो चलिए इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। द टीचर सेड अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। किसी भी बात का इनडायरेक्ट
नरेशन बनाने से पहले जल्दबाजी कदापि न करें। दिया गया वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें अध्यापक कहता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे हम यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस में परिवर्तन नहीं करते, जैसा कि मैंने नियम में बताया है। अतः इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा: द टीचर सेड दैट अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेज टू मी यू कैन बिलीव इन मी। दिए गए वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा: मोहन टेल्स मी दैट आई कैन बिलीव इन हिम। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भले ही परिवर्तन न हुआ हो, लेकिन अन्य परिवर्तन जैसे सेज टू को टेल्स में और इसके अलावा सन रूल की सहायता से अन्य परिवर्तन भी किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। आई शैल से टू यू दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अन्य परिवर्तन नियमानुसार किया जाएगा। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार होगा: आई शैल टेल यू दैट दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। अब मैं वह उदाहरण दे रहा हूं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यह तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। राधा सेड टू मी यू नेवर कम हेयर इन टाइम। इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन हम 4 चरणों में इस प्रकार बनाएंगे। पहले चरण में सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरे चरण में सन रूल अप्लाई करते हैं। इस नियम के तहत हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। इस वाक्य में केवल यू जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है उसका ही परिवर्तन होगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जिसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के पर्सन में होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ऑब्जेक्ट मी है, अतः यू का परिवर्तन आई में होगा। तीसरे चरण में हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। चतुर्थ चरण, इस चरण में प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक ही प्रोनाउन हेयर आया है जिसे देयर में बदल देते हैं। इस प्रकार इस वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनाया जाएगा: राधा टोल्ड मी दैट आई नेवर केम देयर इन टाइम। आपने देखा कितनी आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन होता है। आपको जब भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो केवल नियम के अनुसार परिवर्तन करते जाए और आप शुद्ध रूप से इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, बस आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। He said to me, you are writing a letter. Fifth. Sixth, the DM said to his servant, this was a well-maintained room for me. 7. The girl said to me, I have written a letter to you. 8. Kailash said to me, you were doing this work very well. 9. The jackal said, I can do this. 10. The father said to me, you are suffering from sore verb. 11. The teacher said, the sun has set. 12. The mother said to me, it was full eclipse. 13. Suresh said to me, I shall write this letter tomorrow. 14. She said to you, I would come the day after tomorrow. 15. Mukesh said, this is my only son. 16. This morning he said, I shall go out today. इन उदाहरणों में मैंने कोशिश किया है कि हर प्रकार के वाक्यों को मैं समझा दूं, इसलिए मैंने कुल 16 एग्जाम्पल्स दिए हैं। दिए गए वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन को ध्यान से देखें मैं कैसे बना रहा हूँ। फिफ्थ, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज राइटिंग अ लेटर। 6. द डीएम टोल्ड हिज सर्वेंट that this was a well-maintained room for him. 7.
द गर्ल टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ लेटर टू मी. 8. Kailash told me that I had been doing that work very well. 9. The jackal said that he could do that. 10. The father told me that I was suffering from overwork. 11. The teacher said that the sun had set. 12. The mother told me that it had been full eclipse. 13. Suresh told me that he would write that letter the next day. 14. She told me that she would come in 2 days. 15. Mukesh said that this is his only son. 16. This morning he said that he would go out this day. प्रश्न 16 और 15 और 16 वाले उदाहरण में दिस का डेट में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यदि स्पीकर के सामने वह वस्तु या व्यक्ति उपस्थित हो जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा हो तो दिस या डेट या दिस का डोज में परिवर्तन नहीं होता. इस वीडियो में बस इतना ही. इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा. जाने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखे हैं. लेकिन केवल देखने से काम नहीं चलेगा. यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी महसूस हो रही हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें. और यदि सब सही है और मेरी बातें भी समझ में आ रही है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके मनपसंद विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. यदि आपको किसी अन्य विषय पर भी वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. मैं अगर समय मिलेगा तो उस पर वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास करूंगा. तो अब मैं विदा लेता हूं. नमस्कार.